हेलो स्टूडेंट, कैपिटल गेन के सीरीज 1 का सेकंड वीडियो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैपिटल गेन में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हो और उसको ट्रांसफ़र करने से अगर प्रॉफिट और गेन अराइज होता है तो वो टैक्सेबल होता है, चार्जेबल होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, दैट इज़ प्रीवियस ईयर। तो लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि अगर कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं और उससे प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपिटल एसेट्स क्या है, क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसफ़र क्या है। तो ट्रांसफ़र का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि कैपिटल एसेट को अगर बेच रहे हैं, लेकिन सिर्फ बेचना ही ट्रांसफ़र कहलाता है, ऐसा नहीं है। तो कल हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, और फिर आज हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। आज हम लोग मेन हमारा आज का टॉपिक जो है वो है मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र, और उसमें एक यूनिट अगर टाइम मिला तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कैपिटल एसेट में हमने देखा कि किसी तरह का प्रॉपर्टी एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी, फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। आप लोग अगर देखना है तो फर्स्ट वीडियो देख लोगे। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी अगर एफआई हेल्ड करता है अकॉर्डिंग टू सेबी एक्ट 1992, इसमें मेनली आता है हमारा क्या, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, लीजहोल्ड राइट्स, ज्वेलरी, शेयर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ये सब हम लोग बात कर चुके थे। सबसे पहले मैंने बताया था कि जनरली इनकम टैक्स एक्ट में ये नहीं बताया जाता है कि कौन कैपिटल एसेट है, जनरली ये बताया जाता है कि कैपिटल एसेट में क्या शामिल नहीं होता है। तो कैपिटल एसेट में क्या शामिल नहीं होता है, तो कैपिटल एसेट में कमर्शियल गुड्स स्टॉक इन ट्रेड, जो हम लोग बोलते हैं, जिस सामान को हम लोग बेचते हैं, बिजनेस के लिए ट्रेड करते हैं, उसको हम लोग नहीं रखा जाता है किसमें, कैपिटल एसेट कैटेगरी में। मतलब कोई भी ऐसा बिजनेसमैन जिस सामान को बेचने के लिए खरीदा है उसे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बिजनेसमैन अगर गोल्ड बेच रहा है, कोई ज्वेलरी है वो ज्वेलरी बेच रहा है, बना के गोल्ड का ज्वेलरी बेच रहा है, तो उसके लिए गोल्ड और ज्वेलरी जो है स्टॉक है, उसके लिए गोल्ड ज्वेलरी जो है कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, सैलरी जॉब करता हूँ और मेरे पास कोई ज्वेलरी है, मैं उसे बेचूंगा तो वो कैपिटल एसेट में आएगा, क्योंकि मैं ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करता हूँ। उसके बाद कोई भी मोबाइल एसेट फॉर पर्सनल यूज़, कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए है तो उसे भी हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते। जैसे वेयरिंग क्लोथ, फर्नीचर, कार, व्हीकल, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, टेलीविजन, लैपटॉप्स, ये सबको भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं किसमें, मोबाइल एसेट फॉर पर्सनल यूज़ में। क्या है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, एनी वर्क ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट, प्रीशियस, प्लेटिनम, स्टोन्स, ये सबको भी हम लोग कैपिटल एसेट में रखते हैं। भले ही पर्सनल एसेट फॉर मूवेबल यूज़ होता है, मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज़ होता है, फिर भी इन्हें हम लोग कैपिटल एसेट कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट वीडियो देख लोगे फॉर डिटेल। उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर अर्बन है तो वो आएगा। कंडीशन लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद ये सब चीज़ों को भी, गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, स्पेशल बेयर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड मर्चेंडाइज स्कीम 2015, इन सब को भी हम लोग कैपिटल एसेट कैटेगरी में नहीं रखते हैं। आज हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। जो भी इस वीडियो का इंट्रोडक्शन यूनिट नहीं देखे हैं वो जाके लेक्चर 1 में देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र में। तो मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र में बताया गया है कि ट्रांसफ़र का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक बात तुम लोगों को बता दूं, ये सेक्शन स्टार्ट होता है 45 से और ख़त्म होता है 55A में। तो 45(1) में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेन, फिर उसके बाद हमने देखा कैपिटल एसेट्स। क्या देखा हमने, कैपिटल एसेट्स। और कैपिटल एसेट का सेक्शन क्या है, 214 है। कैपिटल सेक्शन क्या है, 214 है, ठीक है ना। और ट्रांसफ़र का वो सेक्शन किस में दिया गया है, 247 में। ट्रांसफ़र मतलब अगर आप कैपिटल एसेट को बेचे तो तैयार रहना क्या देने के लिए, टैक्स देने के लिए। अगर आपको क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन होगा तो कैपिटल एसेट को बेचोगे मतलब ट्रांसफ़र करोगे, जैसे ट्रांसफ़र करोगे टैक्स देने के लिए तैयार हो जाना। तो ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफ़र हुआ नहीं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी का एकदम नज़र तेज हो जाता है, क्या करने के लिए, चार्ज करने के लिए, तुमको मारने के लिए। इसीलिए यहाँ पे AK-47 लिखा हुआ है। 2 मतलब AK और 47 मतलब 47, तो AK-47 में बड़ा जोर से गोली लगता है अगर आप कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करोगे तो। और कैपिटल एसेट का डिफाइन किया गया है 214 में, ठीक है। 1 2 का 4, 2 1 का 4 सुने हो ना, वही है, 1 2 का 4 है। कौन, कैपिटल एसेट, मतलब 214 और ट्रांसफ़र 247। अब हम लोग चलते हैं मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र में। तो कब कब कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसे ट्रांसफर माना जाता है। तो ट्रांसफ़र का मीनिंग में सबसे पहला दिया हुआ है सेल। ट्रांसफ़र का सबसे पहले मीनिंग में दिया हुआ है क्या, सेल।
पहला दिया है सेल। अगर आप कोई चीज़ का सेल करते हो, सेल तो समझ रहे हो, मतलब कि मान लो हम ज़मीन खरीदे, ज़मीन बेचे और पैसा लिए, तो इसको सेल बोलेंगे। तो सेल के ज़मीन बेचने से जो गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। तो सेल तो कन्फर्म है कि भाई आप सेल अगर कोई चीज़ करते हो तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सचेंज भी होता है तो भी उसे से ट्रांसफ़र माना जाएगा और उस पर भी जो गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम अपना ज़मीन दे दी और बदले में उससे कार ले ली, तो मान लो ज़मीन की वैल्यू जो है 8 लाख है और कार लिए 15 लाख का, तो इन दैट केस हमको 7 लाख का गेन हुआ, क्योंकि हमने ज़मीन 8 लाख का दिया लेकिन कार जो ली उसकी वैल्यू 15 लाख है, तो फिर गेन कितना हो गया हमको? 7 लाख का हो गया। तो अगर हम कोई सामान, बाटा सिस्टम समझते हो ना, बस वही सेम चीज़ें बता रहा है, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं वन फॉर अनदर, कुछ सामान के बदले में कुछ सामान, तो उस सिचुएशन में अगर कुछ कैपिटल एसेट के बदले में अगर कुछ कैपिटल एसेट लिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो भी ट्रांसफ़र में कंसीडर किया जाएगा। तो ट्रांसफ़र का मतलब सिर्फ सेल नहीं है, एक्सचेंज भी है। सेल के साथ एक्सचेंज को भी ट्रांसफ़र माना गया है। मतलब आप पैसे से बेचोगे तो भी कंसीडर होगा, सामान के बदले सामान दोगे और वो कैपिटल एसेट्स में होगा तो वो भी टैक्सेबल होगा। ध्यान रखोगे, इसमें कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना हमसे। उसके बाद आता है रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स। सर ये रेलिंक्विशमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले रेलिंक्विशमेंट का मीनिंग समझो। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है बच्चों सरेंडर करना। रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग खुद से या कोई चीज़ को सरेंडर कर देते हैं, और खुद से अगर सरेंडर करते हैं और उससे अगर किसी को कैपिटल गेन होता है तो वो भी टैक्सेबल माना जाएगा। ऐसा खासकर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग सेमेस्टर 4 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे, या जो भी जिस सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है, ऐसे आप लोग का बीकॉम सेमेस्टर 4 में है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कई बार जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो अपने राइट्स को क्या करते हैं, खुद से सरेंडर कर देते हैं। इन दैट केस कंपनी को उससे प्रॉफिट होता है। तो इससे जो अगर अपने से आप अपना कोई अधिकार छोड़ते हो, अपना अधिकार, अपने राइट को सरेंडर कर देते हो, और उससे अगला को अगर कैपिटल गेन होता है तो वो भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, एसेट का सरेंडर करना अपने मन से और उससे अगला को गेन होता है तो वो भी टैक्सेबल होगा। तो रेलिंक्विशमेंट को भी यहाँ ट्रांसफर माना जाता है। अगर मतलब अपने मन से आप अपना राइट को सरेंडर कर देते हो तो उसे भी हम एक तरह से सेल मानेंगे, आई मीन टू से ट्रांसफ़र मानेंगे। मतलब अगर हम सरेंडर करते हैं अपने मन से कोई राइट्स को, ये थोड़ा स्पेशल केस है, तो उस सिचुएशन में भी उसे ट्रांसफ़र ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद आता है एक्सटिंग्विशमेंट। सर एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कैंसल। वहाँ पे हम सरेंडर कर रहे थे और यहाँ पे हम ज़बरदस्ती आपसे छीनेंगे। बात को समझो, यहाँ पे हम लोग खुद से सरेंडर कर दिए, यहाँ पे आपसे छीना जाएगा। शेयर फॉरफीचर आप लोग सुने होंगे। मान लो कि कंपनी क्या करती है, आपको शेयर देती है और आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिए और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए, तो शेयर जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने आपका शेयर को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया, मतलब आपका राइट को कैंसिल कर लिया। तो जैसे ही राइट को कैंसिल कर लिया तो कंपनी को प्रॉफिट हुई इससे, तो उसे भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। मतलब कभी कभी अगर कोई राइट कैंसिल किया जाता है तो उसे भी ट्रांसफर किया। मान लो कि हम ज़मीन का कोई एग्रीमेंट किया, लिख लिए कि 2 लाख रुपया भी दे रहे हैं, और 10 दिन के बाद मान लो 12 तारीख है, जो भी है 14 तारीख है, तो उसमें हम बोल रहे हैं कि 14 तारीख को आना, हम आपको बाकी रेस्ट ऑफ मनी क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे 8 लाख रुपया। जब पेमेंट का डेट आया तो आपने पेमेंट नहीं किया, तो अगले ने आपका जो 2 लाख रुपया एग्रीमेंट का एडवांस जो पैसा था उसने क्या कर लिया, इसको फॉरफिट कर दिया। तो उस सिचुएशन में उसको भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। तो अगर आपका कोई राइट का एक्सटिंग्विशमेंट होता है, कैंसिल होता है, तो उसे भी हम लोग ट्रांसफ़र मानते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो पहला क्या हो गया, सेल, दूसरा हो गया एक्सचेंज, तीसरा हो गया रेलिंक्विशमेंट, और चौथा हो गया एक्सटिंग्विशमेंट। उसके बाद है कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट कभी कभी चीज़ों को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, तो रोड का जब चौड़ीकरण होता है तो बगल के जो ज़मीन होते हैं गवर्नमेंट उसको क्या करती है, कंपलसरी एक्वायर कर लेती है। तो एक्वायर कर लेती है और उससे आपको फिर बहुत सारा कंपनसेशन मिलता है। मान लो आपको 80 लाख रुपये ज़मीन का कंपनसेशन मिला और ज़मीन का कॉस्ट निकाला गया, ज़मीन का कॉस्ट निकल रहा है 60 लाख, तो 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ आपको, तो 20 लाख पे आपको टैक्स देना होगा। तो आप उस समय ये नहीं कहोगे कि सर हमने सेल कहाँ किया, ज़बरदस्ती आप मान लोगे सेल, क्या हम नहीं बेचना चाहते, आप ज़बरदस्ती लोगे टैक्स ही मांगोगे, ऐसा कहने से नहीं चलेगा। अगर किसी भी लॉ के अंडर में अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो उसे ट्रांसफ़र ट्रीट किया जाता है, और ट्रांसफ़र होने पर फिर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रखना, कहीं पे भी इनकम टैक्स में सेल वर्ड यूज़ नहीं किया है। इनकम टैक्स में क्या वर्ड यूज़ किया गया है, ट्रांसफ़र मतलब यूज़ किया गया है। जब भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र देखेंगे, सेल नहीं देखेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र का मीनिंग जो है वाइडर टर्म है और सेल का मीनिंग जो है वो छोटा है। तो सेल होगा,
उसके बाद बार्टर सिस्टम, आई मीन टू से एक्सचेंज, फिर रिलिंक्विशमेंट, फिर एक्सटिंग्विशमेंट, फिर कंपलसरी एक्विजिशन। कभी कभी मान लो कहीं पे फूड पार्क बन रहा है, कहीं कहीं पे एयरपोर्ट बन रहा है, बड़ा बिजनेस का इंडस्ट्री लग रहा है, तो वहाँ पे कंपलसरी एक्विजिशन के नाम पे गवर्नमेंट आपकी ज़मीन को लेती है, तो उससे जो भी उस पर्सन को ज़मीन को एक्विजिशन करने पर जो भी पैसा देना पड़ेगा वो इसी में आता है और उस पर टैक्स लगेगा, बस इतना ध्यान रखना। इफ एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड बाय द ऑनर, तो अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि जो ऑनर होता है, या सिंपल समझो ना कि हम एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन मेरे घर में बहुत सारा ज्वेलरी है, गोल्ड की ईंटें हैं, बुलियंस हैं, बहुत सारा ज्वेलरी पड़ा हुआ है। अब सडन हम लोग क्या सोचे कि चल ना गोल्ड का ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, तो हम सोचे कि बाहर से गोल्ड लाने से अच्छा है कि घर में ही रखा हुआ है 5 केजी 10 केजी गोल्ड, तो क्या करते हैं घर का ही 10 केजी गोल्ड को हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में लगा लेते हैं। तो जो मेरा पर्सनल एसेट्स था उसको हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। तो उस सिचुएशन में इसको भी ट्रांसफ़र माना जाता है। ये मान लिए कि आपने अपना पर्सनल एसेट को बिजनेस को ट्रांसफ़र कर दिया। बिजनेस का क्योंकि सेपरेट एंटिटी होता है, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और आप ऑनर हो वो एक सेपरेट एंटिटी है। तो अगर पर्सनल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो तो उसको भी ट्रांसफ़र माना जाएगा और उस पर भी टैक्स लगेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो हम बाद में वीडियो में बताएंगे, कैसे इसको हम लोग सेल मानते हैं, क्या कैसे कंडीशंस है हम लोग बाद में देखेंगे। बस इतना समझो कि अगर अपना पर्सनल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो वो भी टैक्सेबल होता है क्योंकि उसे ट्रांसफ़र माना जाता है। मान लो मेरे पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, अब सडन हम रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किए तो हम क्या किए, जो अपना पर्सनल लैंड्स था और पर्सनल जो मेरा फ्लैट्स था उन सबको हमने अपने बिजनेस में स्टॉक के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो वो सारा का सारा मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा। उसके बाद आता है मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझो, तब उसका मैच्योरिटी और रिडम्पशन समझ आएगा। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड जो है बच्चों, एक्चुअली में एक तरह से ये डिबेंचर की तरह ही होता है, जिसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है पब्लिक को पैसा रेज करने के लिए, पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए, लोन लेने के लिए इस तरह का बॉन्ड डिबेंचर इशू करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। सर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है तो फिर इसे यूसी क्यों किया जाता है, फिर लोग खरीदते क्यों हैं, समझो बात को। जैसे मान लो कि 1 लाख का फेस वैल्यू का हम आपको बॉन्ड दिए या डिबेंचर दिए, 1 लाख के फेस वैल्यू का दिया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम 1 लाख नहीं मांग रहे, हम आपसे 70,000 रुपये मांग रहे हैं, हम सिर्फ आपसे 70,000 मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि लो 1 लाख का फेस वैल्यू दे रहे हैं, मतलब 30,000 रुपये डिस्काउंट में दे रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन का मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट, इसमें कूपन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जीरो इंटरेस्ट मिलता है इस तरह के बॉन्ड में। तो 1 लाख का हमको डिबेंचर आपको 70,000 में बेच दिए, अब बोले कि 5 साल के बाद आना ये बॉन्ड लेके हम तुमको 1 लाख रुपये लौटा देंगे, तो लिए 70,000 रुपये में। 1 लाख का फेस वैल्यू लिखा हुआ है, उस फेस वैल्यू 1 लाख का बेच रहे हैं मार्केट में 70,000 रुपये में, और बोले 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है या 6 साल का मैच्योरिटी पीरियड है या 4 साल का जो भी लिखा हुआ रहेगा, और बोले कि भाई तुम आना 4-5 साल से जो भी लिखा हुआ है हम तुमको पूरा 1 लाख रुपये रिटर्न कर देंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, 1 लाख का चीज़ मिला 70 में, तो 30,000 रुपये आपको क्या मिला, कम में मिला। ये 30,000 रुपये इंटरेस्ट मान लिया जाए कि 5 साल का आपको 30,000 इंटरेस्ट मिला। लेकिन ये टैक्सेबल कहाँ होता है, ये टैक्सेबल कभी भी अदर सोर्स में नहीं हो सकता, क्योंकि ये टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है। कहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो एक डिस्काउंट में इशू किया जा रहा है और बाद में आपको बड़ा वैल्यू लौटा दिया जा रहा है। तो इस तरह का जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है, अगर मान लो आपको इशू किया जाता है तो जिस दिन ये मैच्योर होता है, जिस दिन इसका रिडम्पशन होता है, उस दिन भी इसको ट्रांसफर ही माना जाएगा। मतलब कि आप 5 साल के बाद आए और अपना जीरो कूपन बॉन्ड 1 लाख रुपये का दिए और कंपनी से 1 लाख रुपये मांग लिए या गवर्नमेंट से 1 लाख रुपये मांग लिए, अगर गवर्नमेंट ने अगर बॉन्ड इशू किया है इस तरह का, तो 1 लाख रुपये मांग लिए, तो 1 लाख रुपये जो मिला वो ट्रांसफर वैल्यू मान लिया जाता है। 1 लाख रुपये हो गया ट्रांसफर वैल्यू और 70,000 कॉस्ट हो गया, तो 30,000 तुम्हारा कैपिटल गेन हो गया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हम अपना पर्सनल बिजनेस को हम कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे भी ट्रांसफ़र मानते हैं। मान लो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और हम कंपनी के नाम पे रजिस्ट्रेशन किए और अपना बिजनेस को हम क्या कर दिए, कंपनी में कन्वर्ट कर दिए, तो भी इसको ट्रांसफ़र माना जाएगा। ध्यान रखना, इसको भी ट्रांसफ़र माना जाता है और इस पर अगर कैपिटल गेन हुआ तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। सिंपल सी लॉजिक है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिए, या सिंपल सी बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप एकाकी व्यापार को आप कंपनी में कन्वर्ट कर दिए, तो उसको भी ट्रांसफर ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में एग्जाम्पल समझो, बाद में हम इसको पढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो कि हमने 10 लाख रुपए का ज़मीन ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और बदले में हम आपसे क्या कर रहे हैं, 9 लाख रुपया लिए और 1 लाख रुपये बोल रहे हैं कि हम जो है ना 5 साल बाद लेंगे, सर 10 साल बाद लेंगे या 40 साल बाद लेंगे। सर ऐसा क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई ट्रांसफ़र होना चाहिए, ट्रांसफ़र होने के बाद ये भी कहा गया सेल होना चाहिए। लेकिन मान लो अभी तो सेल ही नहीं हुआ, हम बोले कि भाई देखो 10 लाख का रुपये का ज़मीन है, 9 लाख रुपये अभी दो, हम ज़मीन का पोसेशन ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, पोसेशन दे रहे हैं, ऑनरशिप नहीं दे रहे। बात को ध्यान सुनना, मैं पोसेशन दे रहा हूँ, मतलब अधिकार दे दिया कि भाई आप ज़मीन को यूज करो, मशीन को यूज करो, गाड़ी को यूज करो, और बाकी जो 1 लाख रुपया है हम 50 साल के बाद देंगे, और 50 साल के बाद हम क्या करेंगे, ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे। बोले ठीक है, तो 50 साल तो हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद ना ट्रांसफ़र होगा। तो हम गवर्नमेंट को बुड़बक बनाने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स ना पे करने के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि सेल हुआ ही नहीं है, सिर्फ हम पोसेशनशिप दिए हैं, सिर्फ अधिकार दिए हैं ज़मीन को यूज करने का, और अभी 1 लाख रुपये बकाया है जो 50 साल के बाद दिया जाएगा और उस समय टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट बोली ऐसा नहीं है, अगर पोसेशन ट्रांसफ़र हो गया है, पोसेशन ट्रांसफ़र हो गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर पोसेशन ट्रांसफ़र हो जाता है, पोसेशन क्या हो जाता है, इमूवेबल का ट्रांसफ़र हो जाता है, और उस पर पार्ट परफॉर्मेंस होता है, मतलब पूरा पेमेंट नहीं होता है, कुछ कम पेमेंट होता है, तो उसे भी ट्रांसफ़र मानेंगे, उतना ही अमाउंट जितना का लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि 10 लाख का ज़मीन था और 9 लाख रुपये हम क्या कर दिए, दे दिए, अधिकार ज़मीन को यूज़ करने का दे दिया। बोले 50 साल के बाद हमको 1 लाख रुपये दे देना, हम क्या करेंगे, हम ज़मीन तुमको बेच देंगे। तो एक्चुअली में ज़मीन का नाम 9 ही लाख रुपये है, बस बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने क्या किया, 10 लाख रुपये का MRP दिखा के 9 लाख रुपये हमने क्या कर दिया, लिख दिया, 9 लाख रुपये हमने लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि अभी सेल हुआ ही नहीं है, और जब सेल हुआ नहीं तो टैक्स देना नहीं होगा। तो इस तरीके से कई बार लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बताया कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, तो उस सिचुएशन में अगर पोसेशन ट्रांसफ़र हो जाता है और पार्ट परफॉर्मेंस ही होता है, तो भी उस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र माना जाएगा। तो 9 लाख रुपये को ही ट्रांसफ़र मान लेंगे। ज़मीन का कॉस्ट निकाले मान लो 6 लाख, तो 3 लाख रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते हो कि अभी पूरा पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम टैक्स नहीं देंगे, कैपिटल गेन अभी हुआ ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने बताया कि इस तरह केस है, अगर पार्ट परफॉर्मेंस होता है और पोसेशन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसे ट्रांसफ़र माना जाएगा। उसके बाद होता है, कभी कभी क्या होता है, आज के टाइम में कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ा चला हुआ और कंपनी चला हुआ। इसमें क्या होता है, कई बार लोग क्या होते हैं कि जैसे कि कई बार लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा ज़मीन खरीद लेते हैं, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि 10 कट्ठा ज़मीन खरीद लेते हैं और 10 कट्ठा में एक फ्लैट बनाएंगे, जिसमें 10 फ्लोर होगा और 100 फ्लैट होंगे उसमें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो ज़मीन एक ही खरीदना पड़ा और ख़ुद बना लिए। तो अगर मान लो हम इससे किसी रियल एस्टेट बिजनेस के साथ कोई बिल्डर से ज़मीन खरीदते हैं तो बड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भैया बिल्डर से खरीदने से अच्छा है कि एक काम करते हैं कि 100 फैमिली मिल जाते हैं और कुछ कुछ सब कोई कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे कि एक 10 कट्ठा ज़मीन खरीद लेते हैं, और 10 कट्ठा ज़मीन पे हम घर खुद मिल के हम लोग बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई कॉस्ट नहीं लगेगा हमको, कोई प्रॉफिट किसी को प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा, खुद से मिलके बनाएंगे तो कम दाम में बन जाएगा, और फिर हम लोग अपना 100 फ्लैट को बंटवारा कर लेंगे। तो बहुत बार लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के फिर क्या करते हैं, खुद से मिलजुल के काम करते हैं, जिससे कि बहुत कम कॉस्ट में काम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर रजिस्ट्रेशन किया गया, और उसके बाद हम 100 फ्लैट बनाए और एक फ्लैट सबको ट्रांसफ़र कर दिए। तो एक्चुअली में ऑनरशिप, उस जो बिल्डिंग का जो ऑनरशिप होता है, उस अपार्टमेंट का जो ऑनरशिप वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे होता है, बस उसके मेंबर को एक फ्लैट अलॉट कर दिया जाता है। तो अगर वो फ्लैट अगर मेंबर को अलॉट कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में एक बात ध्यान रखना है कि अगर अधिक प्राइस में उस तरह का ट्रांसफ़र किया गया है तो वो भी टैक्सेबल होगा। और इन केस मान लो कि जो मेंबर को वो फ्लैट मिला है, वो मेंबर क्या करता है कि अपना फ्लैट को किसी दूसरे को राइट यूज करने के लिए दे देता है। मान लो कि हमको कोई एक फ्लैट मिला, लगभग 10 लाख रुपए हम कंट्रीब्यूशन किए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और बाद में हम उस फ्लैट को किसी को 13 लाख रुपए में दे दिए। तो हम बोलेंगे कि हम उसका ऑनर तो थे नहीं, हम बस क्या कर दिए, अपना मेंबरशिप जो है दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो वो फ्लैट उसका हो गया। तो ऐसा करके हम बच नहीं सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी ट्रांसफ़र किया जाता है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जिसमें क्या हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और उसमें अपना राइट जो है, इंजॉयमेंट का जो राइट है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी थर्ड पर्सन को, तो उसे भी ट्रांसफ़र मानेंगे। जैसे मान लो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं और हमको एक फ्लैट मिला था और हम अपना मेंबरशिप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए, तो जैसे ही अपना मेंबरशिप हम ट्रांसफ़र किए वैसे ही क्या हो गया, उस फ्लैट पे राइट उस थर्ड पर्सन का हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया ऐसे ट्रांसफ़र नहीं है। तो अगर आप मेंबरशिप भी ट्रांसफ़र करते हो तो इन दैट केस, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में उसे भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। ध्यान रखना है, केस हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखोगे। उसके बाद मान लो कई बार क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और 99 लोग को बुला लेते हैं और फ्लैट बनाते हैं, और फ्लैट बनाने के बाद क्या करते हैं, सबको प्रॉफिट में बेचते हैं।
लेते हैं सबसे 12 लाख रुपया और खर्च होता है 10 लाख रुपया, तो उस सिचुएशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर 10 का चीज़ 12 में बेच रहा है तो वो 2 लाख पे भी टैक्स लगेगा। वहाँ ये नहीं बोल सकता कोऑपरेटिव सोसाइटी कि हम अपने मेंबर्स को तो लिए हैं 12 लाख रुपये, तो क्या हुआ, वो तो हम तो दिए ना, ये फ्लैट हम सेल थोड़ी किए हैं। ऐसा नहीं है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराते हो और उसमें किसी तरीके से अगर प्रॉफिट कमाते हो मेंबरशिप को ट्रांसफ़र करके, तो वो भी टैक्सेबल होगा। तो ये आज के वीडियो में हम लोग देखें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। तो फिर से थोड़ा एक बार रिकॉल कर देते हैं। सेल भी आएगा बच्चों, एक्सचेंज भी आएगा। एक्सचेंज मतलब बार्टर सिस्टम। रेलिंक्विशमेंट मतलब खुद से अपना राइट को सरेंडर कर दिया, अपना अधिकार को छोड़ दिए, दूसरों को दे दिया। एक्सचेंज मतलब आपके अधिकार का कैंसिल कर दिया गया। जैसे फॉर शेयर फॉर एग्जाम्पल दिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपने कोई ज़मीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, कोई मशीन खरीदा, एडवांस में कुछ पेमेंट किया, एग्रीमेंट किया और बाद में फाइनल पेमेंट करते समय नहीं किया, तो उस सिचुएशन में अगर आपका राइट को छीन लिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, तो वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। उससे जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ज़मीन का, कोई सामान का कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो उस सिचुएशन पे जो आपको कंपनसेशन मिलता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर आपका पर्सनल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हो तो वो भी आपका कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, ट्रांसफर मान के, मतलब उसे ट्रांसफर माना जाएगा। अगर जीरो कूपन बॉन्ड बता चुके हैं, उसका मैच्योरिटी होता है या रिडम्पशन, एक ही बात है, मतलब टाइम पे उसका भुगतान होता है तो उसे भी ट्रांसफर माना जाता है। अगर आप अपना बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करते हो उसे भी ट्रांसफर माना जाता है। उसके बाद पार्ट परफॉर्मेंस होता है। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसमें पोसेशन ट्रांसफ़र के मतलब सामान का यूज़ करने का अधिकार दे दिए कि लो अपने पास रखो, लेकिन पेमेंट लेते हैं कुछ अधूरा, पूरा पेमेंट नहीं लेते और ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसे भी ट्रांसफ़र माना जाता है। उसके बाद अभी आप लोग को बता ही कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस तरीके से मेंबरशिप ट्रांसफ़र करके इंजॉयमेंट किया जाता है राइट्स का, तो उसे भी ट्रांसफ़र मानते हैं। इसके बाद भी आपको वीडियो में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।